बच्चों, आज हम क्लास 6 के इंग्लिश हनी सकल बुक का चैप्टर नंबर 7 फेयर प्ले करने जा रहे हैं। तो बच्चों, फेयर का मतलब होता है निष्पक्ष, मतलब बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पार्शियलिटी के किया गया कार्य। और प्ले होता है नाटक, जिसमें कि दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं। इस तरीके की जो स्टोरी होती है ना, जिसमें एक बोलता है फिर दूसरा बोलता है, इस तरीके का ही नाटक है। तो ये बच्चों, ये जो स्टोरी है ये हमारे इंडिया के राइटर मिस्टर प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। आप सभी ने उनका नाम सुना होगा, वो बहुत ही महान राइटर है हिंदी में, और उनका ही ये प्ले है जिसे कि यहाँ पे इंग्लिश में दिखाया गया है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि फ्रेंडशिप के बारे में है। देखते हैं कहानी में क्या दिया है। तो कहानी की शुरुआत में बच्चों बिफोर यू रीड सेक्शन दिया है, तो चलिए पहले से ही पढ़ते हैं। हैज योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? What do you do then? Did you keep quiet or did you tell your friend what you thought? Read this story about two friends who had to decide what was more important, friendship and enmity or a sense of what is right and what is wrong. तो बच्चों, क्या कभी आपके दोस्त ने कभी कुछ ऐसा किया है जो कि आपको लगा हो कि गलत किया है, मतलब उसने कुछ कर दिया काम और आपको लग रहा है कि वो गलत कर रहा है, तो क्या किया था आपने क्या उसको बता दिया कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, ऐसा ना करो, या फिर आप चुप रहे और आपने उसको बस वैसे ही होने दिया जैसे आपके दोस्त ने किया है? तो चलिए बच्चों, ये स्टोरी पढ़ते हैं जो कि दो दोस्तों के बारे में है, और जानते हैं कि उन्होंने क्या डिसाइड किया, उनके लिए क्या जरूरी था। दोस्ती जो कि बाद में दुश्मनी में बदल गई थी, तो वो दोस्ती या दुश्मनी जरूरी थी उनके लिए, या फिर एक सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग जो होता है, मतलब कि क्या सही है और क्या गलत है, सही गलत की साइड लेना, वो मतलब वो सही की साइड लेना चाहेंगे या गलत की साइड लेना चाहेंगे, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया उसके बारे में ये कहानी है। तो चलिए पढ़ते हैं फेयर प्ले पार्ट 1। तो बच्चों, ये जो फेयर प्ले चैप्टर है इसका पार्ट 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स, सो स्ट्रॉन्ग was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. तो बच्चों, ये कहानी जो है वो जुम्मन शेख नाम के और अलगू चौधरी नाम के दो दोस्तों की है, और वो दोनों जो है बहुत ही पक्के दोस्त थे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे, और उनका जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था दोनों के बीच में वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। इतना स्ट्रॉन्ग था कि अगर उनमें से एक कोई जो है वो गांव के बाहर जाता था, तो जो दूसरा है वो दूसरे के परिवार की रखवाली करता था, उनकी देखभाल करता था, और उन दोनों की ही गांव में बहुत ही रिस्पेक्ट की जाती थी, दोनों की ही बहुत इज्जत थी गांव में। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर, then the situation changed. Jumman and his family were tired of the old relative. Jumman became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. She swallowed this insult along with her food for a few months, but patience has its limit. तो बच्चों, जो जुम्मन है उसकी एक आंट होती हैं, एक बूढ़ी आंटी होती हैं जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी होती है, जो कि उन्होंने जुम्मन के नाम पर ट्रांसफर कर दी थी, और दोनों ने इस शर्त पर ट्रांसफर किया था, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ ट्रांसफर किया था कि जो जुम्मन की आंटी है वो उनके साथ रहेंगी, और जुम्मन जो है वो उनकी देखभाल करेगा जब तक कि वो जिंदा रहेंगे। और ये जो अरेंजमेंट था ये काफी दिनों तक, मतलब साल 2 साल तक तो ये काफी अच्छे से चलता रहा। फिर धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। जुम्मन का परिवार जो है वो उन आंटी से अब फेडअप हो गया था, उनसे उनका मन भर गया था, उनको रखवाली करना, देखभाल करना अच्छा नहीं लगता था। जुम्मन को भी अब ऐसा अच्छा नहीं लगता था करना, ना ही उसकी बीबी को। उसकी बीबी जो है वो आंटी को थोड़ा सा खाना भी जो देती थी वो बिल्कुल ही अनविलिंगली देती थी, बिल्कुल भी हैप्पी होकर के नहीं, अनहैप्पी तरीके से उसको देती थी। मतलब ऐसा होता है ना, एहसान करके, एक तो उन्हीं की प्रॉपर्टी उन्होंने ले रखी है और ऊपर से उस पर एहसान करके उसको खाना देती थी। वो आंटी भी जो है वो काफी दिनों तक पहले अपनी इंसल्ट को खाने के साथ खाती रही, मतलब इंसल्ट को बर्दाश्त करती रही। फिर बच्चों, पेशेंस की भी लिमिट होती है ना, अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो आप कब तक बर्दाश्त करोगे। तो जो आंटी थी उनकी भी बर्दाश्त की लिमिट अब बाहर हो गई थी, अब उनसे भी बर्दाश्त करना आपे से बाहर हो गया था। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, माई सन, इट इज नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस. काइंडली गिव मी अ मंथली allowance so that I can set up a separate kitchen. My wife knows best how to run the house. Be patient, said Jumman shamelessly. This made his aunt very angry and she
डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। तो जो आंटी हैं एक दिन जुम्मन से बात करती हैं और कहती हैं कि मेरे बेटे, मुझे लगता है कि अब ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि मुझे अब आपके घर में कोई भी नहीं चाहता है, और अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे जो है महीने का कुछ खर्चा वर्चा दे दिया करो, ताकि मैं अपनी किचन जो है वो अलग एक किचन बना लूँ, अपने लिए अलग ही पक्का खा लिया करूँ, और आपको परेशान ना करूँ, ना ही आपकी वाइफ को परेशान करूँ। तो जो वो जुम्मन होता है वो बहुत ही बेशरम होकर, एकदम शेमलेस होकर के बोलता है कि मेरी बीबी को घर चलाना अच्छे से आता है, आप बस थोड़ा सब्र रखा करो। इस तरीके से वो गुस्सा कर देता है आंटी पे। तो आंटी जो है वो और गुस्सा हो जाती हैं कि भाई मैं तो कुछ गलत नहीं कह रही, मैं तो न्याय की बात कह रही हूँ, और ये जो है अपनी बीबी की साइड ले रहा है। तो फिर वो डिसाइड करती हैं कि वो अपना केस लेकर के विलेज पंचायत के पास जाएंगी, पंचों के पास जाएंगी। फॉर मैनी डेज द ओल्डन लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। सम sympathized with her, other laughed at her, and a few other advised her to make it up with her nephew and his wife. At last she came to Algu Chaudhary and spoke to him. तो जो आंटी होती हैं काफ़ी दिनों तक जो है गांव वालों के पास जाती हैं, अपनी बातों को एक्सप्लेन करती हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं और उनसे मदद की गुहार लगाती हैं कि वो भी उनकी साइड ले, और पंचायत में जब ये केस चल रहा हो तो उसकी तरफ से हामी भरे, है ना। तो कुछ लोग तो होते हैं भाई उसका सहानुभूति दिखाते हैं कि हाँ भाई आपके साथ गलत हो रहा है, और कुछ लोग होते हैं बात में मज़े लेने वाले जो होते हैं वो हंसते हैं उन पर। तो कुछ लोग उसको एडवाइस करते हैं कि भाई अपने नेफ्यू के साथ, मतलब अपने भतीजे के साथ, मतलब जुम्मन के साथ और उसकी बीबी के साथ समझौता कर लो, और उन्हीं के साथ आपको रहना है तो थोड़ा सा अपना देख लो हिसाब किताब। इस तरीके से उसको समझाते हैं। तो फिर फाइनली जो है आंटी जो हैं वो अलगू चौधरी के पास जाती हैं और उससे बोलती हैं, यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सेड। फिर उस पर अलगू जो है वो बोलता है कि चाची आपको तो पता है कि जुम्मन जो है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं कैसे उसके खिलाफ जा सकता हूँ, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, प्लीडेड द ओल्ड लेडी। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, शी सेड। अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। तो जो जुम्मन की आंटी हैं वो उसको अलगू को बोलती हैं, तो क्या बेटा ऐसा सही होगा कि आप जो है सब कुछ चुपचाप, मम का मतलब होता है चुपचाप, क्वाइटली, साइलेंटली। आंटी उसको बोलती हैं तो क्या बेटा ऐसा सही होगा कि आप चुपचाप जो है वो सब कुछ देखते रहो, और जो जस्ट और फेयर है, मतलब जो न्याय की बात है और जो सच बात है, निष्पक्ष होकर के वो ना कहो। ऐसा कह करके वो आंटी जो है उससे गिड़गिड़ाती हैं, उससे थोड़ी सी मदद मांगती हैं और उसको बोलती हैं कि आओ मेरे साथ, आओ पंचायत में आओ, और जो सच लगता है आपको वो बोलो सबके सामने। तो अलगू जो है वो कुछ बोलता तो नहीं है उस समय आंटी के सामने, लेकिन उनकी जो बातें हैं उसके कान में गूंजती रहती हैं कि हाँ भाई वो जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं। तो चलिए पार्ट 2 देखते हैं कि क्या हुआ आगे। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। तो उसी शाम को जो है वो पंचायत लगती है एक बड़े से बनियन ट्री के नीचे, जो कि बहुत पुराना बनियन ट्री होता है। जुम्मन खड़ा होता है और कहता है कि जो पंचों की आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है, मतलब जो पंच ने कहा समझ लो वो भगवान का आदेश है और मैं उसे मान लूँगा। चलो मेरी आंट को ही पंच जो है, हेड पंच जो है, उसे चुनने का डिसीज़न दिया जाए, और वो जो कहेगा मैं उसका डिसीज़न जो है मान लूँगा, और जो आंटी का डिसीजन है, आंटी ने जिसे पंच चुना होगा मैं उसे मान लूंगा। द पंच नोज नेदर फ्रेंड नॉर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। आई नो दैट, रिप्लाइड द aunt, but I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. God lives in the heart of Punch and his voice is the voice of the God, and the old lady explained her case. तो जो अलगू की आंट होती हैं वो कहती हैं कि जो पंच होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता, ना ही किसी का दुश्मन होता है, तो मैं जो है अलगू चौधरी को अपना पंच बनाना चाहूँगी, आप क्या कहते हो। ऐसा कह के वो अनाउंस करती हैं कि मैंने अलगू चौधरी को अपना हेड पंच बनाना चाहती हूँ। तो जुम्मन जो है वो बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो अलगू चौधरी जो है वो तो जुम्मन का बहुत ही पक्का दोस्त है। तो वो भी कहता है भाई फाइन फाइन, क्योंकि वो तो बहुत खुश है, उसको तो खुशी मिल रही है कि अब तो अलगू मेरी साइड ही लेगा। तो जो वो होता है अलगू चौधरी होता है
वो कहता है कि आंटी आप ये क्या कर रहे हो, आपको तो पता है कि मैं जुम्मन का दोस्त हूँ और जुम्मन से मेरी फ्रेंडशिप के बारे में आप जानती ही हैं। तो आंटी कहती हैं मैं ये जानती हूँ बेटा कि आप उसके दोस्त हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप अपनी फ्रेंडशिप के लिए जो आपको सही लगता है और गलत लगता है उस बात को मरने नहीं दोगे। मतलब जो आपके अंदर से आत्मा से जो आवाज़ उठेगी और जो आपको सही लगेगा आप वही करोगे। अपनी दोस्ती के लिए आप पंच होकर के पार्शियलिटी नहीं करोगे। और साथ में बोलती हैं कि पंच के दिल में तो भगवान का वास होता है और भगवान कभी भी झूठ नहीं बोलता ना, और किसी की साइड नहीं लेता है। पंच की जो आवाज़ होती है भगवान की आवाज़ होती है। और इस तरीके से काफ़ी सारी दलीलें देती हैं आंटी अलगू चौधरी को। इस पर अलगू चौधरी कहता है कि जुम्मन सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड, योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, नाउ आई एम पंच, यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। और फिर जो अलगू चौधरी है वो जुम्मन से की तरफ देख करके कहता है कि जुम्मन आप जानते हो कि मैं और तुम जो है बहुत ही पुराने दोस्त हैं और तुम्हारी आंट जो है वो मेरे लिए उतनी ही प्यारी हैं जितनी कि तुम मेरे लिए प्यारे हो, लेकिन अब मैं क्योंकि हेड पंच हूँ मेरे लिए तुम और तुम्हारी आंटी दोनों ही बराबर हैं और अब आप अपने डिफेंस में जो भी कहना चाहते हो वो कहो। तो फिर जुम्मन जो है अपना केस एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि 3 years ago बिगेन जुम्मन, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी आंटी ने अपनी प्रॉपर्टी को मेरे नाम ट्रांसफ़र किया था। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, और मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं जब तक वो जिंदा रहेंगी उनको सपोर्ट करूंगा, हमेशा उनका ख्याल रखूंगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने तो वो सब किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट। हाँ ऐसा माना मैंने कि मेरी बीबी और आंटी के बीच में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ, छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो हैं वो घर में होती रहती हैं, पर मैं क्या करूँ, औरतों के झगड़े में तो मैं नहीं पड़ सकता ना और मैं उसे रोक भी नहीं सकता। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ ऑल आई हैव टू से। और फिर वो कहता है कि अब मेरी आंटी जो हैं वो कंपनसेशन के रूप में मुझसे मंथली अलाउंस मांग रही हैं, मतलब वो चाहती हैं कि मैं महीने महीने उनको कुछ अलग से खर्चा दूँ। ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, यही मुझे कहना है बस कि ये जो कह रही हैं आंटी वो गलत कह रही हैं। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स, फिर जुम्मन जो है वो अलगू से और आंटी से और बाकी लोगों से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कि कोर्ट की कार्रवाई होती है ना वैसी पंचायत की कार्रवाई की तरह वो पूरी कार्रवाई करता है। देन अलगू अनाउंस्ड, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। जो अलगू चौधरी है वो कहता है कि हमने सबके ओपिनियन सुन लिए, सबका मैटर ध्यान से समझ लिया और सबकी राय जान ली, और अब मुझे लगता है कि अलगू को जो अपनी आंटी को मंथली अलाउंस देना पड़ेगा, नहीं तो जो उनकी प्रॉपर्टी है वो उनको वापस मिल जाएगी, मतलब जुम्मन से लेकर के वापस आंट को दे दी जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, इन फैक्ट जुम्मन वाज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज। अब तो जो दोनों दोस्त के बीच में जो दोस्ती थी वो बिल्कुल ही एकदम खत्म सी हो गई थी, टूट गई थी, और उन दोनों को ना बहुत ही रेयर केस में ही साथ में देखा जा सकता था। मतलब अब ऐसा होता है ना, दुश्मनी आ गई उनके बीच में, ऐसा लग रहा था कि जुम्मन तो अब अलगू का पक्का दुश्मन बन गया और उससे बदला लेना चाहता है। वो जो दोस्ती थी अच्छी वाली पक्की वाली, अब वो कड़वाहट में बदल गई थी, दुश्मनी में बदल गई थी। तो चलिए बच्चों पार्ट 3 में देखते हैं कि क्या हुआ, आखिर उसने उससे बदला लिया या नहीं। डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम। इट इज सो हैपन दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ। और बच्चों ऐसे दिन काफ़ी सारे बीतते चले गए, और जैसे कि कहा जाता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना, जैसे दिन हमने करे हैं, जैसे कर्म हमने किए हैं उनका फल हमें भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ हुआ। अलगू चौधरी का भी एक दिन बुरा टाइम आया, वो भी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस गया, टाइट स्पॉट में फंस गया। उसके पास ना जोड़ी बैल थे, 2 बैल थे, उनमें से एक मर जाता है, तो वो एक से क्या करेगा, एक से तो खेती नहीं कर सकता। तो वो समझू साहू को एक बुल्लक जो है, एक बैल जो है वो दे देता है, ताकि वो अपने जो वो तो कार ड्राइवर है तो वो गाड़ी में लगा करके उसके साथ, जैसे तांगा होता है ना घोड़े का बना होता है, ऐसी बैलगाड़ी होती है ना, तो बैल में उसमें लगा करके वो उससे तो गाड़ी बना लेगा उसकी। तो वो उसको समझू साहू को वो बेच देता है। लेकिन उनके बीच में ये अंडरस्टैंडिंग होती है, इन्होंने एग्रीमेंट किया होता है कि समझू साहू जो है उसको पैसा जो है 1 महीने बाद देगा, अभी नहीं, 1 महीने वो थोड़ा यूज़ कर लेगा, थोड़े पैसे कमा लेगा तो उसके बाद देगा, और इस तरीके का उनका एग्रीमेंट होता है। लेकिन उसका बुरा लक ये रहता है कि 1 महीने से पहले ही वो जो
दूसरा बुलक है यानी कि जो उन्होंने समझू साहू को बेचा था वो भी मर जाता है। सेवरल मंथ आफ्टर द बुलक्स डेथ अलगू रिमाइंड साहू ऑफ द मनी ही हैजंट येट पेड। और फिर कुछ समय बीत जाते हैं, कुछ महीने बीत जाते हैं, तो अलगू जो है वो साहू को याद दिलाता है कि भाई अभी तक तुमने जो पैसे हैं वो नहीं दिए हैं। तो साहू गॉट वेरी एनॉयड, आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रिच बीस्ट यू सोल्ड मी। तो साहू जो है वो उसको कहता है, गुस्सा होकर के कहता है कि मैं तुम्हें उस खराब से बैल के लिए एक पेनी भी नहीं देने वाला, एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। उस बेकार से बीस्ट ने, उस बेकार से जानवर को जो तुमने मुझे बेचा था उसके लिए तो मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला, कुछ भी नहीं दूंगा। ही बाउट अस नथिंग बट रुइन, उसके आने से तो हमें कोई फायदा नहीं हुआ, उसने तो सिर्फ हमें बर्बादी ही दी है। आई हैव अ बुलक, यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्रीली। और फिर वो कहता है कि मेरे पास भी एक बैल है, तुम वो रख लो और 1 महीने तक उसको इस्तेमाल करो और बाद में मुझे वापस कर देना, लेकिन पैसे तो नहीं मिलेंगे, तो मेरा बुलक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो अपने बुलक के बदले, उस मरे हुए बैल के मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाला। इस तरीके से वो बोल करके गुस्सा करने लगता है। अलगू डिसाइडेड टू रिफर द केस टू द पंचायत, फिर अलगू डिसाइड करता है कि वो अपना केस लेकर के पंचायत के पास जाएगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ द प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, और फिर दोबारा से ही पंचायत लगाई जाती है। बोथ द पार्टी मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, और दोनों लोग ही अपने अपने सपोर्ट के लिए लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं गांव भर में। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड, लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। तो जो पंचायत है वो ओल्ड बनियन ट्री के नीचे लगती है और अलगू जो है कहता है कि जो पंच की आवाज़ होती है वही भगवान की आवाज़ होती है, चलिए साहू को ही नॉमिनेट करने दीजिए अपना हेड पंच, और जो भी वो पंच डिसाइड करेगा, जो भी उसका डिसीजन होगा, मैं उसी डिसीजन को मान लूँगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। साहू को तो मज़ा आ जाता है, वो सोचता है क्यों ना भाई जुम्मन का नाम ले लिया जाए, और वो जुम्मन का ही नाम ले लेता है। अलगूज हार्ट एंड ही टर्न्ड पेल बट व्हाट कुड ही डू। अलगू का जो दिल है वो तो बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है ना, डूब सा जाता है और बिल्कुल वो ढीला सा पड़ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अब तो भाई मेरे तो खिलाफ ही फैसला होने वाला है, क्योंकि जुम्मन तो बदले का इंतजार कर रहा था और आज जुम्मन को फाइनली खुद जज बनने का मौका मिल गया उसके केस में, तो अब तो जुम्मन अपना बदला लेगा। तो इस तरीके से ये सोचते हुए अलगू का दिल जो है बिल्कुल बैठ जाता है, बट वो कर भी क्या सकता था, वो चुपचाप बस वहाँ खड़ा रहता है। द मोमेंट जुम्मन बिकम हेड पंच ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज judge and the dignity of his office. Could he, seated in that high place, have his revenge now? He thought and thought. No, he must not allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and डूइंग जस्टिस। तो जो जुम्मन होता है जैसे ही वो पंच बनता है उससे ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एज अ जज, पंचायत का हेड है वो जज ही एक तरीके से, तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो समझ में आ जाती है, उस इतने बड़े ऊंचे पद पर बैठने की जो डिग्निटी है वो समझ में आ जाती है। वो सोचता है कि क्या इतने ऊंचे पद पर बैठ करके मुझे बदले के बारे में सोचना चाहिए, रिवेंज के बारे में सोचना चाहिए। वो बहुत ही सोचता है और फिर डिसाइड करता है कि नहीं, मैं जो है बदला नहीं लूँगा, मेरी जो पर्सनल फीलिंग है मैं उसको सच्चाई के रास्ते में और न्याय के बीच में नहीं आने दूंगा। जो सच होगा और जो न्याय होगा मैं वही करूंगा, मैं अपनी पर्सनल फीलिंग और रिवेंज के बारे में नहीं सोचूंगा। इस तरीके से जुम्मन शेख जो है वो अपने आप से मन ही मन प्रॉमिस करता है। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली। देन द जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, इट इज आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। और फिर अलगू और साहू दोनों अपनी अपनी बातें रखते हैं, दोनों से क्रॉस एग्जामिन कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं, केस को बहुत ही डीपली कंसीडर किया जाता है, उसके बारे में हर चीज़ जानी समझी जाती है, और फिर फाइनली जुम्मन खड़ा होता है और अपना फैसला सुनाता है और कहता है कि मेरे ओपिनियन में, मेरी राय में साहू को जो है अलगू को पैसे देने चाहिए उसके बुलक के बदले। व्हेन द साहू बाउट द बुलक इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज। वो कहता है कि जब साहू ने उससे बैल खरीदे थे, अलगू से जब बैल लिए थे, तो उसको ना तो कोई बीमारी थी ना ही किसी तरीके की डिसेबिलिटी थी। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, वो बैल मर गया, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट। लेकिन अलगू को इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स
he stood up and said loudly over and over again, victory of the panchayat, this is justice, God lives in the voice of पंच। तो अलगू जो है वो अपनी जो फीलिंग्स है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता और खड़ा होकर के तेज़ तेज़ चिल्लाने लगता है कि आज पंचायत की जीत हो गई है और ये तो बहुत ही न्याय किया गया है और सचमुच जो पंच की आवाज़ होती है वो गॉड की आवाज़ होती है। क्योंकि उसे बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा होता ना कि जुम्मन जो है उसे तो लगता है कि जुम्मन उसके खिलाफ फैसला लेने वाला है, लेकिन जुम्मन ने तो एकदम सही जो सच था और मतलब अलगू का जो फैसला था वो लिया। एक्चुअल में अलगू का ही मत तो बिल्कुल सही है ना, अलगू ही ठीक है और जुम्मन ने भी जो किया वो सही किया, उसने अलगू को ही जिताया। तो ये सोच करके जो अलगू चौधरी को बहुत ही खुशी होती है और वो कहने लगता है कि भगवान सचमुच पंच के दिल में रहते हैं और पंच की आवाज़ जो है भगवान की आवाज़ होती है। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू एम्बेरेस्ड हिम एंड सेड, और जैसे ही जुम्मन और अलगू मिलते हैं फिर उसके बाद, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, जुम्मन उसको आकर के बोलता है अलगू को कि लास्ट पंचायत जब हुई थी तो मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मीन्स टू बी पंच, आज मुझे एहसास हुआ है कि पंच बनना क्या होता है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, एक पंच का ना तो कोई दोस्त होता है ना ही दुश्मन। ही नोज ओनली जस्टिस, उसे केवल न्याय के बारे में पता होता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड द ट्रूथ ऑफ फ्रेंडशिप और एनिमिटी। तो कहता है कि चलिए अब हम ना अपनी दोस्ती के बीच में ये न्याय और इसकी वजह से जो भी एनिमिटी आई है, ये मतलब न्याय और ट्रूथ की वजह से जो भी हमारी दोस्ती में जो दुश्मनी आ गई है इसको ना आने दें और अब हम दोबारा से दोस्त बन जाएं। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू अपने दोस्त को गले लगाता है और फिर दोनों दोस्त रोने लगते हैं। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उनकी आंसुओं से जो उनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होती है वो दूर हो जाती है। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस तरीके से दोनों दोस्त होते हैं और फिर जब एक दोस्त दूसरे दोस्त के खिलाफ फैसला लेता है तो दूसरा दोस्त उसका दुश्मन बन जाता है और बदला लेने की सोचता है। जब पहला दोस्त जज बनता है तो उसे एहसास होता है कि जज होना एक दोस्ती और दुश्मनी से काफ़ी बढ़कर होता है और जज जो होता है वो सही फैसला करता है, वो दोस्ती और दुश्मनी नहीं देखता। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन कर दीजिए ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड जो भी नया वीडियो हम अपलोड करें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।